हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि भैया भौतिक शास्त्र का जो है आप एक पेपर अपलोड किया था आपने जो सेट ए, तो उसका जो है फुल सॉल्यूशन आपने अपलोड नहीं किया था। तो उसका जो फुल सॉल्यूशन की वीडियो है इस वीडियो में अवेलेबल है, और पीडीएफ जो इसकी जो पीडीएफ मैं यूज़ कर रहा हूँ वो मिल जाएगी आप लोगों को हमारे व्हाट्सअप ग्रुप पर मिल जाएगी, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, और व्हाट्सअप ग्रुप खासकर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि जल्दी से ज्वाइन कर ले, क्योंकि व्हाट्सअप ग्रुप में जो है ज़्यादा मेंबर ऐड नहीं हो पाते, और वहाँ पर आप लोगों को हमारा पर्सनल नंबर भी मिल जाता है जिससे आप लोग हमसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जाकर सीधे व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पर मिल जाएगी आप लोगों को पीडीएफ, और टेलीग्राम पे भी पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आप लोग लेट ज्वाइन हुए होंगे व्हाट्सएप पे तो पीडीएफ नहीं मिलती है उसमें, तो उसकी टेलीग्राम पर मिल जाएगी पीडीएफ। ठीक है, तो जल्दी से जाकर व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों जाकर जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम लोगों को अभी 37,000 सब्सक्राइबर को जो है टच करना है, हमारे माइलस्टोन को। तो जल्दी से जाकर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, सॉल्यूशन ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, इसलिए बोल रहे हैं हम लोग। तो जल्दी से जाकर वीडियो जो है आप लोग इसको लाइक कर दीजिए। एंड जो है सेट बी जो भी है, सेट बी का सॉल्यूशन भी है नेक्स्ट वीडियो में आ रहा है आप लोगों का। सेट बी भी बच्चे डिमांड कर रहे थे कि भैया प्रैक्टिस करने के लिए सेट बी भी अच्छा है, तो सेट बी अपलोड कर दीजिए। हाँ, और एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो पेपर हो गए वो आप लोगों के 80 to 90% आप लोगों के मैच करेंगे, और अगर 100% मैच करने वाला चाहिए तो आ सकते हैं आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर और टेलीग्राम ग्रुप पर। ओके, तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले आप लोग एमसीक्यूज देख लेते हैं। निम्नलिखित में से मूल मात्रक नहीं है, इनमें से कौन सा मूल मात्रक नहीं है? तो इसका हो जाएगा आप लोगों का लीटर। एंड फिर इसमें से किस गतिशील पिंड के लिए शून्य हो सकता है? तो किसी गतिशील पिंड के लिए शून्य क्या हो सकता है? विस्थापन। और निम्नलिखित में से सदिश राशियों का समूह क्या है? तो सदिश राशियों का समूह है त्वरण, क्षेत्रफल और संवेग। फिर संवेग परिवर्तन की दर होती है, संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है, मतलब संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है। ओके, रॉकेट नोदन सिद्धांत किस पर आधारित है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, सबको पता है। और जब कोई संरक्षी बल किसी वस्तु पर धनात्मक कार्य करता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा घटती है। ओके, और इस वीडियो में जो है इस पेपर का फुल सॉल्यूशन होगा, तो वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो सकती है, तो वीडियो को जो है एंड तक जरूर देखिएगा। ओके, एंड बाकी अगर इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन भी है एंड पीडीएफ तो आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल ही जाएगी। ओके, एंड बाकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। ओके, तो अब आते हैं आप लोगों के रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ओके, हैंड रिटन सॉल्यूशन लास्ट में मिल जाएगा पीडीएफ के एंड में, उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। असंरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? तो कण के मार्ग पर। ठीक है, कण के मार्ग पर। ओके, कण के मार्ग पर निर्भर करता है। एंड फिर सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक का मान 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ओके, तो इतना तो सब लोगों को पता होगा। अगर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो वो होता है मीटर सेकंड माइनस स्क्वायर। ठीक है, एंड फिर आता है आयतन प्रसार गुणांक के व्युत्क्रम क्या होता है? तो संपीड्यता। ओके, संपीड्यता। एंड फिर है हाइड्रोलिक मशीन किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? तो वो करती है पास्कल के सिद्धांत पर। ओके, पास्कल के सिद्धांत पर हाइड्रोलिक मशीन जो है कार्य करती है। एंड चलिए अब आ जाते हैं सत्य सत्य पर। सत्य क्या है आप लोगों के? सत्य रहेंगे कि परसेक दूरी का मात्रक है, तो ये हो जाएगा सत्य। वेग प्रवणता का ऐसा ही मात्रक, तो ये भी हो जाएगा सत्य। एंड आप लोगों का होगा फिर किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है, तो ये सत्य हो जाएगा। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। घूर्णन गति एवं स्थानांतरण गति के संयोग को और लौटने गति कहते हैं, तो ये भी सत्य हो जाएगा। एंड सिक्स्थ वाला रॉकेट नोदन सिद्धांत न्यूटन के नियम पर आधारित है, तो जी हाँ, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, जिसे हम न्यूटन का प्रथम नियम भी कहते हैं। ओके, अब आ जाते हैं अपने सही जोड़ियों पर। सही जोड़ियों पर क्या है? गुरुत्वीय नियतांक क्या है? तो आप लोगों को मैं सही जोड़ियां मिला देता हूँ। सबसे पहले का आ जाएगा सेकंड में। गुरुत्वीय विभव क्या है आप लोगों का? गुरुत्वीय विभव हो जाएगा Gm/r। एंड फिर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी G M/r।
एंड फोर्थ गुरुत्वीय त्वरण आ जाएगा आप लोगों का F r²/m n। ओके, फिर उपग्रह की गतिज ऊर्जा एज यूजुअल लास्ट जो बचा होगा। एंड आप लोगों के जो 5 नंबर की जितनी भी आपकी मैचिंग थी वो हमने करवा दी है। अब आ जाते हैं अपने एक वाक्य में उत्तर देने में। तो एक वाक्य में उत्तर देने 5 नंबर में पूछा जाएगा। पहला आता है मूल राशियाँ किन्हें कहते हैं। तो मूल राशि की परिभाषा तो सबको पता होगा, जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं वे राशियाँ मूल राशियाँ कहलाती हैं। अब चलिए आ जाते हैं संवेग एवं ऐसा ही मात्रक का विमीय सूत्र लिखना है। तो ऐसे ही मात्रक हो जाएगा आप लोगों का kg मीटर सेकेंड अपॉन स्क्वायर। एंड फिर आप लोगों का हो जाएगा इसमें, सॉरी स्क्वायर नहीं आएगा, ये 1 आएगा। ओके, एंड विमीय सूत्र हो जाएगा mLt-1। ओके, mLt-1। एंड फिर आ जाता है द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण लिखिए। तो ये तो सभी लोगों को पता होगा, आइंस्टाइन का ये फॉर्मूला है E=mc²। ओके, एंड फिर आ जाता है आप लोगों का पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। तो 9.8 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ओके, फिर है प्रतिबल का मात्रक क्या है। तो वो होगा न्यूटन बटे वर्ग मीटर स्क्वायर। ओके, और या ऐसे पर पास्कल भी लिख सकते हो। ठीक है, प्रतिबल का मात्रक पास्कल लिख देंगे तो नंबर मिल जाएंगे। अब आते हैं आप लोगों के क्वेश्चन आंसर। एक समान तथा परिवर्ती त्वरण की परिभाषा लिखनी है। तो एक समान त्वरण एवं परिवर्ती त्वरण की परिभाषा देखिए, एक समान त्वरण जब होगा जब समान समय अंतराल में वस्तु के वेग में समान परिवर्तन हो, चाहे समय अंतराल कितना भी छोटा क्यों ना हो। और परिवर्ती त्वरण में क्या होगा कि त्वरण यदि समान समय अंतराल में वस्तु के वेग में असमान परिवर्तन हो, सिंपल है, परिवर्ती त्वरण कहलाएगा। ओके, फिर आ जाते हैं अपने 7th वाले क्वेश्चन पर। 7th वाला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहे हैं कि जड़त्व से आप क्या समझते हैं। और अथवा में है दो सदिशों के सदिश गुणाकों के कोई दो गुण लिखने। तो आप लोगों के हम लिख देते हैं जड़त्व की परिभाषा लिखते हैं। जड़त्व की परिभाषा थोड़ी इजी है कि किसी वस्तु का वह गुण जिसमें वह अपनी विराम अवस्था से गत्यावस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, उसे जड़त्व कहते हैं। और ये वेल सर्टिफाइड सॉल्यूशन रहता है, तो आप लोग 100% ट्रस्ट कर सकते हैं। और सॉल्यूशन इसलिए देते हैं कि फालतू में बच्चों को जो है भटकना ना पड़े, कि पेपर के एंड टाइम में बच्चे सॉल्यूशन ढूंढते परेशान है। ठीक है, ऐसा नहीं है। और आप लोगों का आ जाएगा स्मॉल जी और कैपिटल जी में अंतर बताने हैं। तो ये स्मॉल जी और कैपिटल जी में अंतर रहे, एंड इसमें एक अंतर रह गया, तो एक अंतर आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये जो होती है सदिश राशि होती है। ओके, और ये जो रहती है अदिश राशि रहती है। ओके, अदिश राशि रहती है। ठीक है, सिंपल है। एंड चलिए अब आ जाते हैं इसका, ये जो आप लोगों ने देख लिया होगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर वीन का विस्थापन का नियम लिखना है। तो वीन का विस्थापन का नियम क्या रहेगा, ये रहा आप लोगों का वीन का विस्थापन का नियम कि इस नियम अनुसार कृष्णिका में उत्सर्जित अधिकतम ऊर्जा के संगत तरंग दैर्ध्य उसके परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ओके, एंड अब आ जाते हैं अपने 10th वाले क्वेश्चन पे। अपेक्षित वेग किसे कहते हो, कोणीय वेग किसे कहते हैं। 2 नंबर में पूछा जाएगा ये सवाल आप लोगों का, और ये दोनों सवाल ही इम्पोर्टेंट है, दोनों भी कर सकते हैं। बाकी हमने किया है इसमें आप लोगों का, ओहो ठीक है, हमने किया इसमें आप लोगों का अपेक्षित वेग किया है। तो अपेक्षित वेग आप लोग देख सकते हैं। अपेक्षित वेग जब दो वस्तुएं गतिमान होती है तब एक वस्तु का वेग दूसरी वस्तु के सापेक्ष अपेक्षित वेग कहलाता है। ओके, ये इसकी परिभाषा रही। उदाहरण लिखना हो तो उदाहरण भी लिख सकते हैं। 1 न्यूटन बल को परिभाषित कीजिए या गतिक घर्षण के प्रकार बताए। गतिक घर्षण के प्रकार भी बता सकते हैं, लेकिन गतिक घर्षण के प्रकार बताने में पूरे नंबर नहीं होंगे, क्या पता टीचर कह दे गतिक घर्षण के प्रकार की आपने परिभाषा नहीं लिखी, इसलिए हमने 1 नंबर बस दिया। तो न्यूटन की आप लोग लिख सकते हैं, 1 न्यूटन बल क्या कहलाता है कि वह बल जो 1 किलोग्राम की वस्तु को 1 मीटर सेकंड का विस्थापन, 1 किलोग्राम की वस्तु में इतना बल लगाएं कि उसमें 1 मीटर सेकंड का विस्थापन उत्पन्न हो जाए। जैसे कि ये 1 किलोग्राम की वस्तु पर है, तो इस पर अगर हमारा मगलुडॉन इतना बल लगा रहा है कि 1 मीटर सेकंड जो है आप लोगों की विस्थापन कर रही है, तो उसके द्वारा 1 न्यूटन बल लगाया गया है। ओके,
चलिए अब आ जाते हैं अपने 12वें क्वेश्चन पर, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखना है। ठीक है, तो और दूसरा क्या है, कोणीय संवेग एवं बल आघूर्ण में संबंध स्थापित करना है। तो कोणीय संवेग और बल आघूर्ण में जो आप लोगों का संबंध है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमने ये वाला किया है। बाकी कोणीय संवेग संरक्षण का नियम तो काफ़ी ज़्यादा ईजी है। ओके, चलिए ये रहा इसका संबंध, आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले इस प्रकार से आप लोग लिखेंगे, टाउ इज इक्वल टू आई इंटू एल्फा एंड एल्फा बराबर डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। तो इस प्रकार से लिखते हुए लिख देंगे आप लोग टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो एल डी एल अपॉन डी टी, और इतना हमें पता है कि ये तो होता है टाउ। ओके, तो ये टाउ आ जाएगा और ये संबंध आ जाएगा। काफ़ी इजी है, सिंपल सा है। ओके, फिर आती है हमारी शक्ति की परिभाषा और हमें इसका विमीय सूत्र लिखना है, और मूल मात्रक एवं व्युत्पन्न मात्रकों में अंतर भी बताने हैं। 2 नंबर का पूछा जाएगा। तो शक्ति की परिभाषा और विमीय सूत्र ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए शक्ति की परिभाषा और विमीय सूत्र हमने किए हैं। तो क्या है शक्ति की परिभाषा, किसी मशीन या कर्त द्वारा कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक वॉट होता है और इसका विमीय सूत्र mL2T-3 होता है। ओके, एंड अब आ जाते हैं 14 वाले क्वेश्चन पर कि प्रत्यास्थ व सुसंगत पदार्थों में 2 अंतर लिखने हैं और पास्कल का नियम लिखना है। 3 नंबर का सवाल है, तो आप लोगों के हम लिखेंगे प्रत्यास्थ और सुसंगत वस्तुओं में अंतर। सबसे पहले आता है कि किसी प्रत्यास्थ वस्तु पर जब बाह्य विरूपक बल लगाया जाता है तो उसकी आकृति लंबाई में परिवर्तन होता है, परंतु क्या रहता है ट्विस्ट की, जब बल हटा लिया जाता है तो वो अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है, जबकि सुसंगत वस्तुएं अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आ पाती हैं। ओके, फिर दूसरा अंतर क्या है कि इन पर लगा विरूपक बल अस्थायी होता है, इन पर लगे विरूपक बल स्थायी नहीं होते। तीसरा पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं कि ये जो रहते हैं प्रत्यास्थ वस्तुओं पर अगर ज़्यादा बल लगा दें तो इनकी आकृति जो है बदल जाती है, और इनकी आकृति बदल जाती है पर आकृति वापस वैसी आ जाती है। इनकी आकृति एक बार बदलने पर दोबारा अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आ पाते हैं। ठीक है, एक अंतर ये लिख सकते हैं आप लोग। फिर आप लोगों का आता है श्यानता गुणांक की परिभाषा लिखें और बर्नौली का सिद्धांत लिखें एवं स्पष्ट करें। तो श्यानता गुणांक की हम परिभाषा लिख देंगे कि किसी द्रव्य का श्यानत गुणांक उस द्रव्य के भीतर एकांक क्षेत्रफल की 2 परतों के बीच कार्य करने वाला श्यान बल है। ठीक है, ये परिभाषा हो जाएगी श्यानत गुणांक की। एंड फिर आता है वायुयान किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो वायुयान किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है। तो ये रहा आंसर कि वायुयान बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई आशयान या संपीड़ित तरल वायु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक धारा रेखीय प्रवाह में प्रभावित होती है तो मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर एकांक आयतन की कुल ऊर्जा का योग नियत रहता है। सिंपल है, बर्नौली का सिद्धांत लिख देना और ये लिख देना है वायुयान बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करती है। ओके, एंड अब आ जाते हैं 17वें वाले क्वेश्चन में कि संरक्षी बल और असंरक्षी बल में अंतर स्पष्ट करने। तो ये रहे सारे अंतर, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अब आ जाते हैं आप लोगों के प्रक्षेप गति किसे कहते हैं। पृथ्वी तल से क्षैतिज में किसी कण पर फेंके गए प्रक्षेप के लिए उड्डयन काल प्राप्त अधिकतम ऊंचाई और क्षैतिज परास के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। 4 नंबर का सवाल है। ठीक है, तो 4 चीज़ों की हमें डिफाइन करना है। क्या क्या डिफाइन करना है, प्रक्षेप गति और उड्डयन काल, अधिकतम ऊंचाई, क्षैतिज परास, 4 चीज़ें डिफाइन करनी है। 4 नंबर का सवाल होगा। ओके, तो सबसे पहले आप लोगों की आ जाती है आपकी ये जो परिभाषा ये रही प्रक्षेप गति की, किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में भिन्न किसी अन्य दिशा में फेंका जाए तो वह ऊर्ध्वाधर तल से एक वक्र पथ पर गति करती हुई पृथ्वी के किसी और अन्य स्थान पर गिरती है। वस्तु की इस गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। ओके, अब इसका आप लोग इस प्रकार से एक चित्र बना लेंगे कि एक यहाँ पर है, यहाँ से ओ बिंदु से हमने एक यू वस्तु जो है यू वेग से वस्तु फेंकी जो कोण थीटा बनाती हुई बिंदु बी पर गिरी। ठीक है, एंड अब इससे हम निकाल लेंगे हर चीज़, उड्डयन काल निकाल लेंगे। एंड सबसे पहले सब कुछ माना लिख लेते हैं कि माना पिंड ओ से यू वेग पर कोण थीटा बनाते हुए प्रक्षेप गति किया है। स्थिति वेग क्या है, यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा, गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत यू वाई बराबर यू साइन थीटा, ये हो जाएगा। उड्डयन काल क्या है, उड्डयन काल की ये परिभाषा हो जाती है। एंड अब आती है उड्डयन काल का हम जो है सूत्र निकालेंगे। उड्डयन काल टी बराबर ओ से ए तक और ए से बी तक, तो ये हो जाएगा समय 2 × ए हो जाएगा 2t हो जाएगा हमारा, यानी कि t बराबर
टी कैपिटल टी अपॉन टी स्मॉल मतलब 2, ठीक है। ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकने के लिए हम लोगों के पास ये सारे मान आ जाते हैं। u बराबर यू साइन थीटा, ए जी बराबर माइनस जी, एंड वी वाई बराबर यू वाई बराबर 0 एंड टी इज इक्वल टू टी अपॉन टी। एंड हमने अब समीकरण में मान रख दिया, तो समीकरण में मान रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। अब ठीक है, उड्डयन काल हमने निकाल दिया, क्षैतिज परास ये रहा, एंड क्षैतिज परास का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक्सप्लेन कर दे। ओके, अब आता है अधिकतम ऊंचाई। अधिकतम ऊंचाई के लिए हम लोग ये सूत्र लगाएंगे और सूत्र में मान रख देंगे। मान क्या है, एस इक्वल्स टू एच वाई यू इज इक्वल टू यू वाई अपॉन इक्वल्स टू यू साइन थीटा, एंड ए इज इक्वल टू ए वाई इक्वल टू माइनस जी, टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी। एंड इसमें हम रख दिया, हमने हमारा मान रख दिया। ओके, तो ये हमारा मान हो गया और ये हमारा आंसर आ जाएगा h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2g। एंड अब आता है हमारा 19वां सवाल। 19वां सवाल हमसे क्या कहता है, क्षैतिज परास से क्या तात्पर्य है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक की परिभाषा एवं सूत्र लिखिए, या हम लिख सकते हैं समतापीय एवं रुद्रोष्म तापीय में 4 अंतर लिखने, तो 4 नंबर का सवाल होगा हमारा। ठीक है, तो ये रहे हमारे रुद्रोष्म तापीय और समतापीय में 4 अंतर। तो इस हम क्या लिखेंगे कि इस प्रक्रम में निकाय का ताप स्थिर रहता है, इस प्रक्रम में नहीं रहता है। इस प्रक्रम में निकाय और परिवेश के बीच ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, इस प्रक्रम में निकाय और परिवेश के बीच ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होता है। सिंपल है। इसके लिए आदर्श गैस पी वाई इज इक्वल टू के है, इसके लिए पी वी वाई इज इक्वल टू के है। ओके, एंड इस प्रक्रम में निकाय और आंतरिक ऊर्जा में कमी नहीं होती, इस निकाय में आंतरिक ऊर्जा में कमी आ जाती हो जाती है। ठीक है, अब रेखीय प्रसार गुणांक और आयनन प्रसार गुणांक में हमें संबंध स्थापित करने, 4 नंबर का ये होगा, या ऊष्मा गति के प्रथम सिद्धांत के आधार पर निम्नलिखित की व्याख्या करनी है। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, 11 चैप्टर का ये सवाल है आप लोगों का, तो मतलब 11 चैप्टर का है ऊष्मागतिकी का, तो इम्पोर्टेंट है आप लोगों का। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ठीक है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है कि जब ऐसे निकाय जो बाह्य कार्य करने में समर्थ हो, ऊष्मा दी जाती हो, तो निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा उसके द्वारा किए गए बाह्य कार्य और आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के योग के बराबर होती है, और ये समीकरण होता है, यानी कि डी की इज इक्वल टू डी डब्ल्यू प्लस डी यू। ओके, तो समतापीय प्रक्रम अब हमें समतापीय प्रक्रम की व्याख्या करनी है। तो समतापीय प्रक्रम क्या कहलाता है, समतापीय प्रक्रम में निकाय का ताप नियत रहता है, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल ताप पर निर्भर नहीं करती, अतः ताप नियत रहने पर आंतरिक ऊर्जा भी नियत रहती है, यानी कि D इज इक्वल टू यू हो जाएगा। अब मान रख देंगे हम ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम पर। ओके, तो हमने मान रख दिए, तो क्या आ गया हमारे पास, डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू। हम क्या लिख देंगे, इसी प्रकार समतापीय प्रक्रम में आदर्श गैसों में दी गई संपूर्ण ऊष्मा उसके द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है। तो ये हमारा आंसर रहा। अब आता है रुद्रोष्म प्रक्रम। रुद्रोष्म प्रक्रम की हम परिभाषा लिखेंगे कि रुद्रोष्म प्रक्रम में ऊष्मा निकाय के न बाहर जाती है, ना ही उस अंदर प्रवेश करती है। अर्थात क्या होगा कि डी क्यू इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में हम इसका मान रख देंगे। ओके, तो मान रखेंगे तो डी क्यू हमारे पास 0 है, तो हमारे पास डी यू बराबर क्या आ जाएगा, माइनस डी डब्ल्यू, या डी डब्ल्यू बराबर हमारे पास आ जाएगा माइनस डी यू। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं अतः निकाय द्वारा किया गया कार्य उसकी आंतरिक ऊर्जा में कमी के बराबर होता है। ओके, अब यहाँ पर आ जाता है थर्ड वाला, चक्रीय प्रक्रम। चक्रीय प्रक्रम क्या है, चक्रीय प्रक्रम की हम परिभाषा लिखें कि जब कोई निकाय विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए, तो इस प्रक्रम को हम चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा हो गई इसकी। और चक्रीय प्रक्रम की कुल आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन शून्य होता है, मतलब कुल ऊर्जा का परिवर्तन शून्य होता है, यानी कि डी यू बराबर क्या होगा, हमारे पास डी यू बराबर 0 हो जाएगा। अब इसका मान हम रख देंगे ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में, तो हमारा डी क्यू वही आ जाएगा जो हमारा समतापीय प्रक्रम में आया था, डी क्यू बराबर डी डब्ल्यू। तो हम लिख सकते हैं अतः चक्रीय प्रक्रम में निकाय की दी गई ऊष्मा उसके द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है। तो यहाँ पर हमने अपने पूरा का पूरा पेपर जो है सॉल्व कर लिया। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को कर सकते हैं आप लोग लाइक, और चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। और 37,000 सब्सक्राइबर हम लोगों को जल्दी ही करने हैं, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो चैनल को।